अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उज़मा खान रूमी और ये स्टूडियो है वीकली राउंड अप विद पब्लिक का, वो प्रोग्राम जिसके जरिए आप हासिल कर सकते हैं हफ्ते भर के सियासी हालात व वाक़यात की दुरुस्त आगाही। सबसे पहले नजर डालेंगे हफ्ते भर की टॉप स्टोरीज पर। इमरान खान का खातून जज से फिर गैर मशरूत माफी मांगने से गुरेज, धमकी देने के अपने अल्फाज पर पछतावे का इजहार। खातून को धमकी देने पर केस दर्ज किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को तौहीन अदालत केस में माफी का मौका दिया, लेकिन इमरान खान ने एक बार फिर गैर मशरूत माफी मांगने से गुरेज करते हुए धमकी देने के अपने अल्फाज पर पछतावे का इजहार किया। पीटीआई एमएनए शकूर शाद का इस्तीफा मंजूर होने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। यूं तो पीटीआई के तमाम इस्तीफे मशकूक हो गए। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई एमएनए शकूर शाद का इस्तीफा मंजूर होने का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए उन्हें असेंबली इजलास में शिरकत करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस का कहना था कि यूं तो पीटीआई के तमाम इस्तीफे मशकूक हो जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि ज़िमनी इलेक्शन को मुलतवी करने का कोई जवाब नहीं था। -1 के फॉर्मूले माजी में भी पाकिस्तान में नहीं चले और अब भी नहीं चलेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि इमरान खान का पाकिस्तान के हवाले से मौक़िफ़ मशरूत है कि फौज न्यूट्रल रहे तो उसको बुरा भला कहा जाए। बारिशें और सैलाब, हंगामी हालत। इलेक्शन कमीशन का मुल्क भर में तमाम ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी करने का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सुल्तान सिकंदर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास हुआ, जिसमें ज़िमनी इंतखाबात के इनेकाद और सैलाब के हवाले से गौर किया गया और कहा गया कि सैलाब के बायस सिक्योरिटी इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। बरतानिया पर सबसे तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाली मलिका एलिज़ाबेथ दोम 96 बरस की उम्र में वफात पा गईं। उन्होंने 70 साल तक बरतानिया पर हुक्मरानी की। नसीम शाह के 2 छक्कों के बायस पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में, इंडिया और अफगानिस्तान टूर्नामेंट से बाहर। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि आलमी दर्जा हरारत बढ़ाने में पाकिस्तान का कसूर नहीं, लेकिन पाकिस्तान इससे सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। दुनिया आगे आए और पाकिस्तान की मदद करे। हफ्ते भर की टॉप स्टोरीज आपने जानी। इस वक्त एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे और फिर हम बात करेंगे अपनी पहली टॉप स्टोरी पर। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे इमरान खान -1 फॉर्मूले पर एक मरतबा फिर बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हुकूमत और हैंडलर्स बुखलाहट का शिकार हैं और -1 फॉर्मूले की जानिब बढ़ रहे हैं। एक मरतबा फिर का लफ्ज़ मैंने इसलिए कहा कि इससे पहले भी 30 जून 2020 को इमरान खान जब खुद वज़ीर आज़म थे तो कौमी असम्बली के इजलास में उन्होंने जब इजहार ख्याल कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने कहा कि अगर उनको ओहदे से हटाकर -1 फॉर्मूले पर अमल दरामद हो भी गया तो दीगर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ेंगे। ये बात उस वक्त भी उन्होंने की थी। बहरहाल इस वक्त फवाद चौधरी साहब ने भी इस बात की तस्दीक की है, ये कहकर के इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट की तरफ ले जाया जा रहा है। और इससे पहले भी हम देखें तो इमरान खान ये बात कर चुके हैं, ये इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि उनके पार्टी मेंबरान पर दबाव बढ़ाया जा रहा है, उनको जो है दबाव का शिकार किया जा रहा है और पंजाब हुकूमत गिराने की साजिश हो रही है। नाज़रीन, इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मारूफ तज्जियाकार नाज़िर महमूद साहब। नाज़िर महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़िर साहब, -1 फॉर्मूले की एक मरतबा फिर हमें बाज़गश्त सुनाई दे रही है और तारीख में भी हम देखते रहे हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा गूंज रही है। ये -1 फॉर्मूला है क्या और इसके मुल्की सियासत पर, पार्टी सियासत पर और जो ओवरऑल जमहूरियत है उस पर क्या असरात होते हैं, और क्या आप समझते हैं कि ये जमहूरियत के जो बुनियादी उसूल हैं उनके खिलाफ नहीं? -1 फार्मूला का मतलब ये होता है कि जो पार्टी का सरबराह है या सबसे बड़ा लीडर जो फैसले करता है उसको किसी तरह से मंजर से हटा दिया जाए या मफलूज कर दिया जाए। और ये कहानी नई नहीं है, ये कम से कम 70 साल से चल रही है। लियाकत अली खान के ज़माने से ही उस वक्त जो बड़े लीडर होते थे मगरबी पाकिस्तान में खान अब्दुल गफ्फार खान साहब और मशरकी पाकिस्तान में हुसैन शहीद सोहरवर्दी और मौलवी फजलुल हक, तो इन तीनों को टारगेट किया गया और 10 साल तक मुस्लिम लीग ये कोशिश करती रही कि इनको मंजर आम से हटाया जाए। उसके बाद जब जनरल अयूब खान ने इख्तिदार पे कब्जा किया तो उस वक्त के बड़े लीडर हुसैन शहीद सोहरवर्दी थे, उनको न सिर्फ ये कि उनके खिलाफ मुकदमे चलाए गए, उनको मजबूर कर दिया गया कि वो मुल्क से चले जाएं, फिर इत्तलात के मुताबिक उनको बैरूत में जहर दे के मरवा दिया गया। फिर अगले बड़े लीडर जो थे वो शेख मुजीबुर रहमान साहब थे मशरकी पाकिस्तान के। इंतखाब जीतने के बाद वज़ीर आज़म बनना उनका हक था 1971 में, लेकिन उस वक्त के जो फौजी आमिर थे जनरल याहिया खान साहब, उन्होंने उनको मंजर आम से हटाने की कोशिश की, गिरफ्तार कर लिया, यहाँ लाकर मगरबी पाकिस्तान में जेल में रखा। फिर यही कहानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जनरल ज़ियाउल हक ने दोहराई। पीपुल्स पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई और इनके लोग
कई एक भुट्टो साहब से अलग होकर शामिल भी हो गए। तो ये -1 फार्मूला 70 साल से मुसलसल चल रहा है और इसका कोई फायदा होता नहीं है। अगर तो पार्टी मजबूत है, पार्टी की जड़ें मजबूत हैं, तो वो सरवाइव करती है। नहीं करती तो उससे ये होता है कि पार्टी जो है उसको एक धचका लगता है और उसको वो कई साल लगते हैं फिर उससे उस झटके से बाहर निकलने में। जैसे भुट्टो साहब के बाद पीपुल्स पार्टी को 11 साल तक मारने की कोशिश की गई, लेकिन फिर बेनजीर थी तो उन्होंने वो झंडा संभाल लिया। तो अभी भी जो ये कोशिश हो रही है अब, लेकिन उन पुरानी जमातों में, और इसमें फर्क यह है तहरीक इंसाफ में जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, इमरान खान की जो तहरीक इंसाफ है, मुझे इसमें लगता नहीं है कि इमरान खान साहब के अलावा कोई जरा सा भी दम है कि अगर इमरान खान साहब नाअहल हो जाते हैं या उनको उन पर कोई पाबंदी लग जाती है तो ये पहली बात तो ये कि ये होगा गलत, इस तरह से करना नहीं चाहिए। यानी इनको मेरे बेशक इख्तलाफात हैं इमरान खान साहब के साथ बेशुमार, लेकिन मैं कभी भी इस चीज के हक में नहीं हूं कि अगर वो एक पार्टी के लीडर हैं, उनको लीडर इस वक्त बना दिया गया है और जिस इमरान खान प्रोजेक्ट पे पिछले 20-25 साल से काम किया जा रहा था, उसके नतीजे में ये बात तो हकीकत है कि अब इमरान खान साहब अवामी लीडर बन चुके हैं, उनको अवाम के वसी हल्कों की हिमायत भी हासिल है। तो हम इख्तलाफ उनसे जरूर रख सकते हैं, लेकिन मैं कम अज कम इस चीज का हामी नहीं हूंगा कि इनको सियासत से बाहर किया जाए या इनको मफलूज किया जाए या इनको नाअहल किया जाए। इनको सियासत करने देनी चाहिए। हाँ, इनको अपने रवैये पर नजरसानी की जरूरत है, बदतमीजी कम करने की जरूरत है, इज्जत व एहतराम से सियासत करनी चाहिए। दूसरी सियासी जमातों को खत्म करने के बजाय, उनको गालियां देने के बजाय, बुरा भला कहने के बजाय, ये मिलजुल कर जो एक जमहूरी कल्चर है उसको फरोग देने की जरूरत है। ये मेरा ख्याल है। सही। अच्छा नाज़िर साहब, एक दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि अल्फाबेट कॉन्स्पिरेसी भी शुरू हो गई है। इमरान खान XY का एक दफा फिर से जिक्र कर रहे हैं। ऑब्वियसली सिक्योरिटी इदारों की तरफ वो इशारा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पंजाब में जो उनकी जो गवर्नमेंट है उसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है। किस हद तक आप देख रहे हैं कि इमरान खान के ये खदशात दुरुस्त हैं? देखें, साजिशी बयानिया, ये इमरान खान साहब का कमाल ये है कि चूंकि ये एक पॉपुलिस्ट लीडर हैं तो ये कोई एक दो नुक्ते उठा लेते हैं और उसी के ऊपर सारे अपने बयानिया घुमाते रहते हैं। पहले इनका वो वर्ल्ड कप का बयानिया चलता रहा, फिर करप्शन का बयानिया चलता रहा, आजकल जो है वो ये साजिशी बयानिया लेकर चल रहे हैं। और साजिशी बयानिया है क्या कि जी मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। हालांकि उनको एक जमहूरी तरीके से हटाया गया है, बाकी तमाम जमातों ने जो है वो तहरीक अदम एतमाद पेश की जो कि असेंबली में कामयाब हुई। उस कामयाबी के नतीजे में ये हुकूमत इनकी हटी है। तो अब इसमें साजिश के अमेरिका शामिल है, फलां शामिल है, और फिर दर पर्दा ये उनसे साजबाज भी करते हैं, अमरीकियों से मुलाकात भी कर रहे हैं, उनसे इमदाद भी ले रहे हैं। इनकी KP में हुकूमत है, वो भी अमरीकियों से मदद ले रही है। तो ये सब करते हैं। तो ये साजिशी बयानिए में इनकी कोई जान है नहीं। अच्छा, अगर ये जो मुखालिफ इनकी जमातें हैं वो सियासत कर रही हैं, सियासत तो करना हर पार्टी का हक है ना, लेकिन जो सियासत है उस हर सियासत में साजिश ढूंढना ये खुद इनकी इनसिक्योरिटी या अदम तहफ़्फ़ुज़ की दलील है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई मुल्की या बैनुल अक़वामी साजिश या ढकी छुपी चीज हो रही है। अपोजिशन या PDM जो कुछ भी कर रही है सियासत, वो खुलेआम कर रही है, उसमें मुझे तो कोई साजिश नजर नहीं आती। और ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी कह चुकी है, अदलिया भी कह चुकी है कि ये साजिशी बयानिया जो ये ला रहे हैं, खबरें तो ये गर्दिश में हैं कि जो PDM है वो सूबे में यानी कि पंजाब में एक दफा फिर से इन हाउस चेंज को प्लान कर रही है। क्या हो रहा है ये सब और ये क्यों हो रहा है, ये जरा समझा दीजिएगा, क्योंकि इन दी एंड जो है वो अवाम का नुकसान हो रहा है, इसमें अवाम सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। हाँ देखें, अब ये इस अदलिया का है ना कि अदलिया ने जो फैसले किए वो हम तारीख देखते हैं कि अदलिया के भी सारे फैसले अच्छे नहीं रहे, उसमें बड़ी एतराज़ात की गुंजाइश निकल आती है। तो अदलिया ने भी ये किया है कि इमरान खान के बारे में एक फैसला दिया, अपोजिशन के बारे में दूसरा फैसला दिया, और फिर ये भी कहा गया कि जी अगर एक जज नादानिस्तगी में या गैर शऊरी तौर पे गलत फैसले कर लेते हैं तो फिर उनको हक है कि वो अगले अपने फैसले में उसकी तस्हीह कर दें। तो ये इस आर्ग्यूमेंट में कोई जान नहीं है, क्योंकि अगर गलत फैसला कर लिया गया था तो इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि ये सारे जो इस खेल के हिस्सा थे वो सारे मौजूद थे। अगर ये फैसला कोई 50 साल पुराना होता तो आप ये कह सकते थे कि जी 50 साल पहले गलत फैसला हो गया, अब हम उसको सही कर रहे हैं। अब सारे लोग मौजूद हैं, आपने एक फैसला दिया और उसके कुछ ही अरसे बाद दूसरा फैसला देकर जो कि पहले फैसले की बिल्कुल जिद है, उसके नतीजे में परवेज इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया गया और फैसले में ये कहा गया कि जी फौरन रात को 2 बजे से पहले वो हलफ उठाएं। तो ये इनको बना तो दिया गया। तो अब जाहिर है अपोजिशन बिल्कुल मुमकिन है कि वो कोशिश कर रही हो कि पंजाब की गवर्नमेंट को गिराया जाए, लेकिन मैं इसके हक में नहीं हूं। यानी मैं ये जरूर कहूंगा कि जो वहां पर भी मरकज में भी
जो इमरान खान को 1 साल पहले हटाया गया, गो कि वो जमहूरी तरीका था, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इनको इमरान खान साहब को 1 साल मुकम्मल करने देना चाहिए था। और वो खुद, जिसको कहते हैं ना कि अपनी उनकी सियासी जो जवाल था, वो इमरान खान अपने सियासी जवाल के रास्ते पे चल रहे थे, उस जवाल को पीडीएम ने रोक दिया है। और इसी तरह अब अगर ये पंजाब में परवेज इलाही की हुकूमत है और जिस तरह से भी आ गई है, तो मेरा ये ख्याल है कि अभी जितने अरसा रह गया अगले इंतखाबात में इसको काम करने देना चाहिए। सही। अच्छा, एक दूसरे सिनेरियो की भी बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा देखा नहीं गया कि विफाक में हुकूमत हो जिस पार्टी की, उसकी किसी और सूबे में हुकूमत ना हो, लेकिन और अगर कभी ऐसा हुआ भी तो वो ज्यादा देर चली नहीं। इस वक्त का हम देख रहे हैं कि एक खास अरसा भी गुजर चुका है ऐसी गवर्नमेंट को, और क्या आप देखते हैं कि ये गवर्नमेंट सस्टेन कर सकती है? और क्या अगर पीडीएम इस वक्त जो कोशिशें कर रही है पंजाब में चेंज की, तो वो क्या अगले इलेक्शन के तनाजुर में कर रही है? इसको जरा इलेबोरेट कीजिएगा। देखें, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और इसीलिए मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ का इख्तिदार में रहने का जवाब अब है नहीं, क्योंकि ये अगर चारों सूबों में से एक में भी हुकूमत नहीं है, तो मेरा ये ख्याल है कि अगर अपोजिशन को कंबाइंड हुकूमत करनी भी थी तो शहबाज शरीफ को मेरा ख्याल है रिजाइन करके इख्तिदार जो है वो पीपुल्स पार्टी के हाथ में दे देना चाहिए था, क्योंकि पीपुल्स पार्टी की कम से कम सिंध में तो हुकूमत है ना, और सिंध जो है वो पूरे पाकिस्तान का 1/4 है। तो उनका मेरा ख्याल है अखलाकी जवाब ज्यादा बनता था बनिस्बत नून लीग के, जिसकी चारों में से किसी भी सूबे में हुकूमत नहीं है और वो बदस्तूर शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम। लेकिन नाज़िर साहब, ये सारी जो निगोशिएशंस हो रही थी, ये आसिफ जरदारी साहब थे इसके पीछे। तो अगर आसिफ जरदारी साहब ये चाहते कि जो पीएम का ओहदा है उनको दिया जाए, तो ये उनके लिए जो है बड़ा आसान था, क्योंकि ये सारी जो बातचीत है, सारी जो गुफ्तगू है, सारे जो मामला सेटल हो रहे हैं वो उनके जरिए हो रहे थे, तो वो तो चाह ही नहीं रहे थे शायद। भाई वो यही तो है ना, जरदारी साहब के बारे में जो बातें कही जाती हैं कि वो एक बड़े समझदार और ज़हीन सियासतदान हैं। उन्होंने ये जो कुछ किया ये बहुत सोच समझ के किया है, क्योंकि अब जो भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, आईएमएफ से की शराइत माननी पड़ रही हैं, तो जो भी गलत सलत फैसले करने पड़ रहे हैं, तेल की कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं, ये सारे फैसले कोई अवाम दोस्त फैसले तो नहीं है ना, इससे अवाम का नुकसान हो रहा है। तो अब अगर पीपुल्स पार्टी इख्तिदार में होती तो जाहिर है पीपुल्स पार्टी को बुरा भला लोग कहते, अब जो है वो फ्रंट पे नून लीग है। तो मैं ये समझ, और ये नुकसान जो नून लीग ने उठाया है इसका हम इजहार देख चुके हैं कि जो पीटीआई अपने मकबूलियत का जवाल पर थी वो दोबारा से उठ के खड़ी हो गई है। पहले जितने ज़िमनी इंतखाब होते थे उसमें नून लीग जीत रही थी, अब इनके इख्तिदार में आने के बाद जो ज़िमनी इंतखाबात होते रहे हैं उसमें पीटीआई जीतती रही है। तो ये मतलब इन्होंने, नून लीग ने पता नहीं अपनी किस विजडम या किस अक्लमंदी के साथ ये सारा गंद जो पीटीआई का था और इस्टेब्लिशमेंट का था वो सारा इन्होंने अपने सर उठा लिया, और सिर्फ 1 साल की बादशाहत के लिए इन्होंने अपनी मकबूलियत को दांव पे लगाया है। यानी आपके ख्याल में कोई नुकसान नहीं होगा? नाज़िर साहब, आपके ख्याल में जो पीडीएम ने फैसला किया या नून लीग ने जो फैसला किया इक्तदार में आने का इस तरह से और ऐसे वक्त में, वो गलत था? मैं बिल्कुल ये समझता हूं कि इनको फैसला ये नहीं करना चाहिए था, 2 वजह से। एक वजह तो यही कि इमरान खान की मकबूलियत बड़ी तेजी से नीचे जा रही थी, तो उनको उस सवाल की तरफ जाने देना चाहिए था। अब तो वो सियासी शहीद बनकर सामने आ गए ना, उनको एक तरह से इन्होंने विटामिन का इंजेक्शन लगा दिया है पीडीएम ने इमरान खान साहब को। वरना अगर ये 1 साल रह जाते तो कोई वजह नहीं थी कि ये अगले साल इमरान खान इंतखाब जीत के कामयाब होते। तो एक तो गलत फैसला ये हुआ कि इमरान खान को 1 साल पहले हटाया। दूसरा ये हुआ कि जब आपने इख्तिदार ले लिया तो इख्तिदार लेने के बाद आपने उससे भी ज्यादा बदतर फैसले किए हैं जो कि इमरान खान साहब कर रहे थे, और आपका सारा बयानिया ढह गया ना। अब आपका बयानिया यही था कि ये महंगाई बढ़ रही है, आईएमएफ के सामने हथियार डाल दिए, ये सारा इनका बयानिया था। और अच्छा, फौज के बारे में ये कह रहे थे, नवाज शरीफ जो नाम ले लेके कहते थे या मरियम नवाज कहती थी, अब ये उसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ यानी उनकी वकालत कर रहे हैं। तो आपका ना एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया रहा, ना एंटी महंगाई बयानिया रहा, ना आपका एंटी आईएमएफ बयानिया रहा। सारा, मैं तो ये समझता हूं, और ये पता नहीं बड़े सियासतदान है जाहिर है जैसे भी इन्होंने किया हो, लेकिन मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि ये फैसला इनका सही नहीं था। इसका नून लीग को खासा नुकसान हुआ है और आगे भी होगा। सही। नाज़िर साहब, एक खास हमने ट्रेंड देखा कि जो है चेहरे बदल जाते हैं, पार्टियां बदल जाती हैं, लेकिन जब इक्तदार से निकल कर आते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया जो है वो शुरू हो जाता है। जब हुकूमत में होते हैं तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात होते हैं और ताल्लुकात के जरिए ही आते हैं, ये कोई मुबहिम बात नहीं है। तो इस तरह से अगर सियासत करेंगे तो ये इनकी सियासत के लिए नुकसानदेह नहीं है? और क्या अवाम को बेवकूफ समझा जाता है कि अवाम बेवकूफ है?
देखिए, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो पीपी और नून लीग का है और जो अब एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया इमरान खान साहब लेकर आए, इनमें इनमें फर्क है। क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग ये दोनों पुरानी जमातें हैं और इन्होंने जाहिर है जो कुछ अपनी सियासत से सीखा है, उनमें सियासी दानिश जो थी, तो वो जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां देते थे उसको मैं जेन्युइन समझता हूं। जेन्युइन इसलिए कि उसका जो मकसद था वो ये था कि एस्टेब्लिशमेंट या जो भी ऐसे इदारे हैं जिसमें फौज और अदलिया दोनों शामिल हैं, जिनको सियासत से दूर रहना चाहिए। तो जब ये बयानिया उनका है कि दूर रहें, अब ये जो इमरान खान का बयानिया है ये दूर रहने का बयानिया नहीं है, ये उलट बयानिया है। यानी ये चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो दाखिल हो सियासत में और फौज या अदलिया जो भी दाखिल हो तो वो इनकी हिमायत में दाखिल। तो ये इसको एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया मेरे ख्याल में सही तौर पे समझना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इनडायरेक्टली दावत दे रहे हैं कि आप आएं, आप सियासत में मुदाखलत करें, आप और ये खुलेआम कहते रहें कि आप न्यूट्रल ना रहें। और न्यूट्रल ना रहने का मतलब ये कि आप मुदाखलत करके मुझे दोबारा इख्तिदार दें। और ये फर्क है दोनों में। सही। तो नाजिर साहब आपने कहा कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो चूंकि उनकी एक सियासत की एक लंबी दास्तान है और उसके जरिए उन्होंने कुछ सीखा है, कुछ सियासी दानिश हासिल की है, तो क्या आप समझते हैं कि जो नवाज शरीफ जो पहले चाह रहे थे, जब जैसे ही इमरान खान इक़्तिदार में आए तो नवाज शरीफ इस चीज़ के खिलाफ थे, इस बात के खिलाफ थे कि इमरान खान की गवर्नमेंट को हटाया जाए, क्योंकि वो चाहते थे कि इसकी परफॉर्मेंस जो है इमरान खान की सामने आए और 5 साल का टेन्योर पूरा करने दिया जाए। तो ऐसे टाइम में फिर ये गलत फैसला हो गया ना। नवाज शरीफ ने ऐसा क्या सोचा आपके ख्याल में कि उन्होंने अपना जो शुरू से एक 3-3.5 साल का उनका एक नैरेटिव था कि इमरान खान को अब उसकी गवर्नमेंट पूरी करने दी जाए, ऐसी क्या मजबूरी थी कि जिसको देखते हुए नवाज शरीफ ने अपना जो एक बयानिया था या अपना एक नुक्ता नजर था उसको तब्दील किया? देखें, सियासी दानिश तो इनमें आई है। उसकी वाज़ेह मिसाल मैं ये दूंगा कि देखें 2008 से 2018 तक की जो सियासत थी पीपल्स पार्टी और नून लीग की, उसमें उन्होंने वो गलतियां नहीं दोहराई जो कि इन्होंने 1990 के अशरे में की थी। तो ये साबित करता है कि इन दोनों जमातों ने अपने तजुर्बात से सीखा था और ये चाह रहे थे कि जमहूरी अमल आगे बढ़े। और जो दो बड़ी पार्टियां होती हैं, कोई भी मुल्क होता है उसमें पार्टियां तो बेशुमार होती हैं, लेकिन 2 बड़ी पार्टी होती हैं जिसमें कोई बुराई नहीं है। आप अमेरिका देख लें, बरतानिया देख लें, इंडिया देख लें, इन सब में यही होता है कि 2 बड़ी पार्टियां हैं, एक निस्बतन लिबरल और प्रोग्रेसिव होती है, सेंटर राइट और सेंटर लेफ्ट, ये चलता है कहानी। अब वो एक्सट्रीम राइट और लेफ्ट तो नहीं रहा। तो ये एक सेहतमंद अमल था और 2018 तक हम वहां पहुंच गए थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन्होंने दानिश हासिल की थी, लेकिन वो दानिश हासिल करने के बावजूद भी गलत फैसले हो जाते हैं, जिसको ये अब देखें ना, भुट्टो साहब दानिशमंद आदमी थे, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने कितने गलत फैसले किए। तो ये गलत फैसले हो जाते हैं। अब ये जो आपका जो दूसरा सवाल का दूसरा हिस्सा था कि नवाज शरीफ साहब ने ये जानते बूझते हुए ये क्यों किया, अब इसमें मुख्तलिफ इसकी तशरीहात या तौजीह आ रही है। एक तो यही आ रही है कि नवाज शरीफ खुद इसके हामी नहीं थे, उनको यहां से लोगों ने मजबूर किया कि भाई आप तो वहां बैठे हुए, हमें इख्तिदार में आने दें। तो एक तो ये थी वजह। दूसरी वजह ये थी कि इनको ये ख्याल था कि हमें मारा बहुत जा रहा है, हमें दीवार से लगा दिया गया है, तो हम इख्तिदार में आएंगे तो हमें थोड़ा सा एक सुकून मिलेगा, कुछ अरसे के लिए हमारे खिलाफ केसेस कम होंगे। जो बेनजीर भुट्टो ने 1988 में जब इख्तिदार लिया था शराइत के साथ, तो उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि भाई हमें 11 साल से मारा जा रहा था, तो हम एक वक्फा चाह रहे थे उसमें। तो अब जाहिर है अंदर की बात तो ये खुद नवाज शरीफ खुद ही बता सकते हैं कि वो क्यों मान गए, लेकिन ये समझना गलत है कि अगर किसी में सियासी दानिश आ गई है तो वो सारे फैसले सही करेगा। खुद नवाज शरीफ भी गलत फैसले करते रहे, सब करते रहे। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं जो है वो गलत फैसले हो भी जाते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया नाजिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर अगले टॉपिक पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर तौहीन अदालत के खिलाफ जो केस चल रहा है उस पर समाअत हुई है और इसमें इमरान खान ने तहरीरी जवाब दूसरी दफ़ा जमा कराया है, जिसमें गैर मशरूत माफ़ी फिर से नहीं मांगी गई, मगर ये कहा गया कि उन्हें गैर इरादी तौर पर मुंह से निकले अल्फाज पर अफसोस है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह ने अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि इजहार आज़ादी राय के
मुहाफ़िज़ हैं, लेकिन इश्तियाल अंगेज़ी की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जा सकती। समाअत के दौरान इमरान खान ने ख़ुद बोलने की इजाज़त चाही, लेकिन उनको ये इजाज़त नहीं दी गई अदालत की जानिब से। अदालत की जानिब से कहा गया कि उनके वकला इस पर बात कर चुके हैं, लिहाजा उनकी बात सुनने का उनको मौका नहीं दिया गया। इसी तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस साहब। अहमद अवैस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहमद साहब, एक तरफ तो अदालत है, उसने बार बार इशारा दिया, बार बार मौका दिया कि इमरान खान माफ़ी मांग ले, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुल्जिम यानी इमरान खान को बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। हालांकि नॉर्मली हम देखते हैं कि अदालत जो है वो परमिशन ग्रांट किया करती है। आप क्या समझते हैं, इमरान खान को अदालत में बोलने की इजाजत क्यों नहीं दी गई? इसमें कोई हर्ज नहीं। अक्सर होता है कि वो एक असल अपना माशू ज़मीर जो है वो किसी के ऊपर ये इल्जाम जब कंटेम्प्ट का हो ऐसे, तो वो बताता है कि भाई मैंने इससे बात इस बारे में की, ऐसी बात हुई और ये इंटेंशन नहीं थी, ये वजाहत ज्यादा बेहतर तरीके से, क्योंकि वकील तो जो होता है वो तो जो उसके अपने क्लाइंट की बात सुनने के बाद उसने अपनी एक्सप्रेशन की होती है, लेकिन वो डायरेक्ट जिसके ऊपर ये वाकया हुआ है वो जब डायरेक्ट अदालत में आके ये सारी बात करता है तो वो अदालत हमेशा ये सहूलत और मौका मुहैया करती है। बहरहाल ये अब बेंच था इनका, ये तो उनका प्रेरोगेटिव था, इसमें इंटरफेयर तो कोई नहीं कर सकता कि उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया, और हकीकत तो यही है कि नहीं होने दिया उन्होंने। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो है ऐसा क्यों नहीं होने दिया गया? क्या कानूनी तौर पे कोई रुकावट थी? नहीं, ये अब कुछ नहीं कहा जा सकता। देखें कि अदालत के बदले क्या सराइयां तो हो नहीं सकती। अब क्या उन्होंने, ये तो हकीकत है कि हमारे सामने कि उन्होंने नहीं होने दिया। बेहतर था कि वो होने देते ऐसा, क्योंकि इसमें एक सेंटेंस के ऊपर ही सारी है ना, और वो सेंटेंस भी ऐसा नहीं एक सबऑर्डिनेट जुडिशरी के एक जज के मुतालिक है कि जिसने कानून की उन पेचीदगियों को मद्देनजर नहीं रखा जिनको रखना चाहिए था, और उसके मुतालिक उन्होंने अगर ये एक कहा कि भाई हम तुम्हारे खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, तो कार्रवाई तो अदालत ही में होनी थी ना। किसी एपलेट अदालत में उनके मुतालिक उन्होंने कोई कंप्लेंट बतानी थी, उनके एटीट्यूड की बात करनी थी, या कानून के रेलेवेंट लॉ को अप्लाई ना करने की बात करनी थी, यही बात होनी थी। तो इस लिहाज से मैं इस मामले में तो इमरान खान की कोई ऐसी बड़ी गलती कोई नहीं है। सही। तो क्या आपको लगता है कि जो दूसरी बात एक और आपको बता दूं मैं कि सारी दुनिया में जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो कानून है उसको बड़ा स्पेरिंगली, बहुत मोहतात से एक थ्रेट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और उसको सजा के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता कि आप हर एक के ऊपर खड़ा करके उसको कंटेम्प्ट में पकड़ के सजा देना शुरू कर दें। ये थ्रेट है कि अदालत की इंटेग्रिटी और अदालत की इज्जत और ताजीम के अंदर फर्क ना आए और लोग उसकी ताजीम करें। तो ये उसके पास थ्रेट है कि वो कंटेम्प्ट में प्रोसीड करके किसी भी ऐसे शख्स को जो दानिस्ता तौर के ऊपर अदालत की तस्दील करे तो उसको। अब यहाँ पर तो इमरान खान तो एक ऐसा इंसान है कि लॉयर्स मूवमेंट में वो एज ए पॉलिटिकल लीडर वो सबसे आगे थे, मुस्तकिल वो इसको शामिल रहे हैं उसके अंदर। अदालत और गिरफ्तार हुए, बकायदा जेल उन्होंने उनको भेजा गया इसी जुर्म में कि वो उन्होंने जो है वो लॉयर्स मूवमेंट में जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी दूसरे जज साहबान की बहाली के लिए वो बाकायदा वो बाहर निकले हुए थे। अच्छा, तो कभी ऐसे आदमी से ये सोचा नहीं जा सकता कि वो दानिस्ता तौर पे मतलब क्या इमरान खान के पास अब भी मौका है, वो माफी मांग सकते हैं, और क्या अब भी उनकी माफी कबूल हो सकती है? क्या ऐसा भी इम्कान है कि माफी कबूल ही ना हो? देखिए, इमरान खान ने तो उसमें लिख के दे दिया कि उन्होंने पार्डन की बात कर दी, उन्होंने एक्सक्यूज कर दिया, सब कुछ लिख के दे दिया, और माफी क्या होगी? अब ये तो एक बड़ा क्रूड सा अंदाज है। लेकिन माफी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया ना उन्होंने, कहा कि उन्हें शर्मिंदगी है। ये माफी का लफ्ज जो है, जरूरी थोड़ी कि माफी का लफ्ज ही इस्तेमाल करने से माफी होगी। ये तो देखें, इतनी सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि आप एक के जवाब और उसके बाद उनको अगर मौका देखते बात करने का, तो शायद ये बात वजाहत से क्लियर हो जाती। सही। लेकिन बहरहाल नहीं किया उन्होंने, ये उनका प्रेरोगेटिव था, उसके ऊपर हम तो ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते कि ठीक है नहीं किया उन्होंने। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए कि अदालत ने दो अमाइकस जो कहते हैं कि दो मावन जो है, जो अदालत की
मदद करेंगे इन द डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस इस इशू के ऊपर, उनको खुद उन्होंने जो है ये अदालत का अपना इंतखाब था बेंच का कि उन्होंने एक मुनीर मालिक को और दूसरा उन्होंने मखदूम साहब को जो कराची से वो भी हैं, इन दोनों का इंतखाब भी बेंच ने खुद किया चीफ जस्टिस ने, और उसके बाद उनको बुलाया गया। उन्होंने डिटेल आर्गुमेंट्स दी अपनी, और आर्गुमेंट देने के बाद उन दोनों ने ये कंक्लूड किया कि ये कंटेम्प्ट वापस हो जानी चाहिए। यानी उनको मामलत के लिए बुलाया गया था, उनको हेल्प के लिए बुलाया गया था, और उनको डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस में जो है वो उन्होंने मावनत करनी थी अदालत की, और उन्होंने ये कहा, और उस बात का भी नोटिस नहीं दिया उन्होंने, और बल्कि जो उन्होंने फर्ज जुर्म के मुतालिक जो उन्होंने एक 1.5 सफ़े का अपना हुक्मनामा लिखा है, उसमें जिक्र तक नहीं किया कि ये दोनों ने क्या कहा। वकील जो है उनके, जो हामिद खान जो थे उनके वकील, उन्होंने अदालत में क्या बातें की, कम से कम उसके अंदर इट शुड हैव बीन अ स्पीकिंग ऑर्डर डिटेल होनी चाहिए थी, बहरहाल उन्होंने नहीं की। अब ये उनकी अपनी विजडम है, तो अब देखिए हो सकता है कि वो इमरान खान जो है इस जो उन्होंने फर्ज जुर्म का ये जो ऑर्डर लिखा है, इसको वो ऊपर सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं, चैलेंज करें, ये वो कर सकते हैं। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि इमरान खान को इसमें सजा हो सकती है, और अगर सजा होती है तो मिनिमम सजा क्या होगी? मिनिमम सजा तो टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट मिनिमम सजा, लेकिन वो मिनिमम सजा से भी उनकी डिस्क्वालिफिकेशन तो हो जाएगी ना। लेकिन बहरहाल अगर ये है तो वो अगली अदालत भी है, बाकी देखा जाएगा। जो मसला ये तो एक ट्रायल है ना, ट्रायल में तो उनकी विटनेसेस आएंगी, उनके ऊपर इनके वकील जो हैं वो पूरी डिटेल क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद ये अपनी एक लिस्ट देंगे डिफेंस विटनेसेस की, ट्रायल का पूरा प्रोसेस चलेगा। ये एक लंबा प्रोसेस है, एक ट्रायल है ना। आर्टिकल 10A के पेश नजर जो उनको ये फेयर ट्रायल का मौका जो है ये उनका हक है, कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा अहमद साहब, नवाज शरीफ के केसेस में अगर देखें तो क्या आप समझते हैं कि उन्हें अदालतों से कोई रिलीफ मिलने में कोई कानूनी रुकावट है इस वक्त? वो तो भगाए हुए, यहाँ से भागे हुए, एक कॉन्विक्ट है, देखा ना, वो तो उनकी तो सूरत हाल ही मुख्तलिफ है। वो तो एक सजा भुगत रहे थे, कॉन्विक्ट थे, अपील पेंडिंग थी, और वो वहां से अदालत को भी चक्कर देके और झूठा एफिडेविट जो है, जो अपना आज प्राइम मिनिस्टर बन के बैठ गया, अंदाजा लगाइए ना कि एक तरफ जो है वो इतनी बड़ी बड़ी जो ग्लेरिंग इरेगुलरिटी और इलीगलिटी जो है, जो अदालत के रूबरू हुई है, उनको उन्होंने इग्नोर कर दिया कि वो उसने बकायदा हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच के आगे उन्होंने एफिडेविट दिया अपना, और कहा, अंडरटेकिंग दी कि जनाब ये इनको भेज रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी है, मैं जामिन हूं, मैं इनको जब वो हो जाएगा तो वापस ले आऊंगा। अब वहां वो दमदनाते फिरते हैं अदालत के हर इंस्टीट्यूशन और अदारे के खिलाफ और हर शख्स के खिलाफ, जो मुंह में आता है वो बोलते चले जा रहे हैं। और ये बाकायदा यहाँ पे लगा के, आपने देखा होगा कि जिस वक्त उन्होंने एक स्क्रीन लगा के उसके ऊपर उन्होंने एड्रेस किया था। अच्छा, तो उस एड्रेस के अंदर उन्होंने किसको माफ किया? ना उन्होंने जजेस को माफ किया, ना उन्होंने वो फौज को माफ किया, चीफ आर्मी स्टाफ को। उस वक्त तो कोई नहीं बोला। सही। तो क्या आप समझते हैं कि नवाज शरीफ को वापसी से पहले जमानत मिल सकती है, या उनको पहले आके कानूनी तौर पर कि क्या उनको जो है वो यहाँ पर आकर या फिर पहले गिरफ्तार होना पड़ेगा और उसके बाद जो है वो उनकी समाअत होगी और उसके बाद फर्दर प्रोसीडिंग होगी? कानून तो बड़ा क्लियर है, क्योंकि वो कॉन्विक्ट हैं, एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो चुके हैं, किसी किस्म की रियायत नहीं मिल सकती, कोई जमानत उनको नहीं मिल सकती। कानून तो ये है, बिल्कुल वाज़ेह कानून है। अच्छा, तो जो है वो देखेंगे। सही। जो राहदारी जमानत की बात हो रही है कि राहदारी जमानत जो है राहदारी भी नहीं मिल सकती, बिल्कुल राहदारी भी कभी वो मुस्तहिक नहीं है। जो कुछ उनका कंडक्ट है, जो कुछ उन्होंने किया है, जाके वो एक अरसे से यहाँ से वहां जाके बैठ गए हैं, वहां से कौन से हॉस्पिटल में एडमिट हुए, कौन से टेस्ट आए हैं उनके, कौन सी डिटेल्स यहाँ पे आई हैं उनकी, उसी तरह से वो सिरी पावे खा रहे हैं और बैठ के ऐश कर रहे हैं।
लेकिन फिर वही सवाल तो गवर्नमेंट पे आएगा ना, जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, क्योंकि उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उसको जो है वो देखकर सोच समझ के जो है वो मेडिकल जो भी रिपोर्ट्स बनाई गई थी, जिसके बारे में बाद में ये कहा जा रहा है कि वो जाली बनाई गई हैं, तो ये इन मामलात को तो पहले देखा जाना चाहिए था। नहीं, दुरुस्त है, वो अदालत ने वहां से उनको इजाजत दी और वो अदालत के हुक्म को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि कानून ये कहता है कि आर्टिकल जो है आइन के आर्टिकल 189, आर्टिकल 190, आर्टिकल 20 जो है गालिबन उसके अंदर ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर हो तो मातहत तमाम अदारों के ऊपर ये लाजिम है कि वो उसको इम्प्लीमेंट करें, एनफोर्स करें, और नहीं करेंगे तो तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे। सही, इसलिए उनके ऊपर तो ये और चॉइस ही कोई नहीं थी उनके पास। ठीक, लेकिन ऐसा शख्स देखें, आप सोचिए तो सही कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है कि ऐसा शख्स जिसने एक झूठा एफिडेविट देके, झूठी अंडरटेकिंग लेके अपने भाई को भगा दिया यहाँ से, और वो मुल्क का वजीर आजम बन के बैठा हुआ है। लेकिन वो झूठा साबित भी तो किया जाना चाहिए था ना अहमद साहब, झूठा साबित भी तो किया जाना चाहिए था ना। इल्जाम तो किसी पर भी लगाया जा सकता है, जैसे अभी पीटीआई वाले कह रहे हैं कि उन पर बहुत सारे इल्जामात लगाए जा रहे हैं, इसी तरह उनके दौर में जो है वो नून लीग भी ये कहती है कि उन पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। ये तो बहुत सीधी सिंपल, उनके वो अंडरटेकिंग जो है उनकी अदालत में मौजूद है, उनका एफिडेविट जो है अदालत के अंदर मौजूद, रिकॉर्ड की इट्स अ पार्ट ऑफ रिकॉर्ड, और उनकी अंडरटेकिंग और उस श्योरिटी की बुनियाद के ऊपर उनको यहाँ से बाहर भेजा गया कि जी मैं उनको ले आऊंगा जो वो ठीक होंगे। तो आपने अपनी गवर्नमेंट में जो है इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया? एक्शन बताइए ना, यही तो आपको बता रहा हूँ कि ये सारी सूरत हाल जो है वो एक्शन तो अदालत को लेना था इसके ऊपर। वैसे तो रोजाना सो मोटो एक्शन होते हैं, लेते हैं, ये इतना बड़ा वाकया था, इसके ऊपर तो अदालत को नहीं, अदालत सो मोटो तो नहीं ना ले सकती हर मामले पे। आपकी तरफ से कोई दरखास्त गुजार जाता तो मैंने तो कहा कि मैं तो करूंगा प्रोसीड, मैंने तो कहा कि आई विल प्रोसीड अगेंस्ट। सही, बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे एक और अहम इवेंट की। 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान, जो कि मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया गया और हर साल मनाया जाता है। ये दिन मुल्क की आज़ादी और मुल्क के वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये दिन मनाया जाता है, और पाक फ़ौज की जो कुर्बानियाँ हैं उनको याद करने का, उनकी जिद्दोजहद को याद करने का ये दिन है। नहायत अहम तारीख़ी दिन, जिस दिन पूरी कौम जो पाक फ़ौज के शुहदा हैं उनको खिराज अकीदत पेश करती हैं। नाज़रीन, इसी के साथ ही अगले हफ्ते तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।